हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जिसको हम प्यार से जीएस4 भी कहते हैं। और उसमें हम कर रहे थे एथिकल रिलेटिविज्म, जिसको हम पिछले 2 लेक्चर्स में बहुत ही अच्छे से समझा। अब आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एथिकल रिलेटिविज्म जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से काम आता है या इम्पोर्टेंट होता है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में उसकी क्या एप्लीकेशन है, क्या इंपॉर्टेंस है। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं स्पेंड करेंगे। बट लेक्चर शुरू करें उससे पहले हर बार की तरह प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन आइकन दबा दो। सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। चलो शुरू करते हैं। एथिकल रिलेटिविज्म एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमने देखा एथिकल रिलेटिविज्म क्या होता है कि लोग जो भी सही या गलत समझते हैं, मॉरली सही या गलत समझते हैं, it may differ depending upon their culture, community, religion, social situation, etc. ओके। अब एक सिविल सर्वेंट के लिए ये जो आइडिया है ना, ये बहुत यूजफुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली डाइवर्स कंट्री है। डिफरेंट कम्युनिटीज जो हैं हमारे यहाँ पे, उनके अलग अलग कस्टम्स हैं, उनकी अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, फेस्टिवल्स हैं, फैमिली प्रैक्टिसेस हैं, और अपनी लोकल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के उनके अपने अलग अलग तरीके हैं। तो एक जो सिविल सर्वेंट है उसको इमीडिएटली ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि कोई प्रैक्टिस जो है वो सिंपली रॉन्ग है, क्योंकि वो उस प्रैक्टिस को नहीं जानता या उसने कभी अपने कल्चर में वो चीज नहीं देखी। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ऑफिसर है, ये किसी ट्राइबल एरिया में पोस्टेड है, और इनका कोई आपस के डिस्प्यूट्स मान लो सॉल्व करने के लिए क्या कहते हैं कि भाई इसने कुछ गड़बड़ कर रखा है, इसने किसी की लड़की छेड़ दी या ये किसी की भैंस खोल लाए, चोरी कर लाए। तो अब ये लोग इसको कहेंगे कि ये हमारा गांव है जंगल में, और तेरी सजा ये है कि तू 1 साल गांव से बाहर रहेगा। अब ये जो ऑफिसर है, मान लो इसके लिए इसको लगे, इसके दिमाग की घंटी बजे कि अरे ये तो सोशल बॉयकॉट है, सोशल बॉयकॉट इज रॉन्ग, ये तो बहुत ही इमोरल प्रैक्टिस है, और ये इसको कहे कि नहीं तुम ऐसे नहीं करोगे, दिस एंड दैट। बट ही शुड अंडरस्टैंड कि ये इनका ट्रेडिशनल मेथड है अपनी जो माइनर डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने का। ओके, ये नहीं पढ़ना चाहते कोर्ट कचहरी के चक्कर में इन सब में। एंड ओवर द सेंचुरीज दिस हैज प्रूव्ड एफिशिएंट। तो ये इस तरह से करते हैं, इनको नेम और शेम करके 1 साल के लिए गांव से निकाल दो अगर तुम ऐसी गंदी हरकत करोगे तो अब अगर आप इन लोकल सिस्टम्स को समझते हो, इनको समझने की कोशिश करते हो, यू अंडरस्टैंड इट, तो ये जो ऑफिसर है ही कैन कम्युनिकेट बेटर विद द विलेजेस। सो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग से एक ट्रस्ट बनता है, और उस ट्रस्ट से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेटर होती है। दूसरा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिकल रिलेटिविज्म कैसे काम आ सकता है कि इट इम्प्रूव्स पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। कैसे? कि मान लो कोई गवर्नमेंट स्कीम है जो कि टेक्निकली बहुत एक्सीलेंट है, बट वो फेल हो रही है क्योंकि वो लोकल कस्टम्स को इग्नोर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने मान लो एक एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया गर्ल्स के लिए कि वो स्कूल अटेंड करें, बट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इग्नोर कर देती है जो वहाँ के लोकल कंसर्न्स है रिगार्डिंग अपनी बच्चियों की सेफ्टी के लिए, या वो स्कूल तक जाएंगी कैसे ट्रांसपोर्ट के लिए। तो कम्युनिटी जो है वो, ऑल्दो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है छोटी बच्चियों को पढ़ाने, मतलब लड़कियों को पढ़ाने का, बट कम्युनिटी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ओके। तो एक जो कल्चरली सेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो इन चीजों को समझेगा, इन कंसर्न्स को समझेगा, और वो उस प्रोग्राम की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको मॉडिफाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल, वो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करे या कम्युनिटी लीडर से वो बात करे, और उसके बाद वो इसको इम्प्लीमेंट करे। तो एथिकल रिलेटिविज्म जो है वो सिविल सर्वेंट्स को हेल्प करता है कि वो डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हुए, कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए, अपनी जो अप्रोच है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की उसको अडेप्ट करे फेयर और इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए। देन थर्ड जो इसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिकल रिलेटिविज्म की इंपॉर्टेंस है वो है इट रिड्यूसेस अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट। कैसे? अब देखो, समटाइम्स लोग जो होते हैं ना वो गवर्नमेंट एक्शन को रेजिस्ट करते हैं, इसलिए नहीं कि भाई वो उस ऑब्जेक्टिव को अपोज करते हैं, बट इसलिए कि उनको ये लगता है कि हमारी जो ट्रेडिशंस हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है। अब अगर आप लोकल कल्चर्स को समझते हो तो इससे जो भी इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर है, जो भी ब्यूरोक्रेट है, वो आसानी से या फिर टैक्टफुली एक्सप्लेन कर पाएगा, नेगोशिएट कर पाएगा, परसुएड कर पाएगा, रादर देन सिंपली कि नहीं भाई ये है और तुमको करना है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं इंडिया में, रिलीजियस कम्युनिटीज हैं जो वैक्सीन नहीं लगवाते हैं। ओके।
बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो हार्मफुल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, जैसे कि फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज़, जो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को अपने रिलीजन के खिलाफ समझते हैं। तो अब यहाँ पे इस तरह के ऑफिसर्स की ज़रूरत है जो टैक्टफुली उनसे उनको एक्सप्लेन कर सके, नेगोशिएट कर सके, पर्सुएड कर सके, एजुकेट कर सके कि भाई इससे तुम्हारा भला होगा, और फिर उस चीज़ को वो इम्प्लीमेंट करवा सकें। ओके? बट रिलेटिविज्म की एक बाउंड्री भी होती है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक सिविल सर्वेंट जो है वो ये नहीं कह सकता कि भाई ये इनका कल्चर है इसलिए हमको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इन द हायर स्टैंडर्ड, और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि लोकल कस्टम्स मे बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन दे डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ। ओके, देयरफॉर कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं वो caste discrimination, untouchability, violence, exploitation, discrimination against women, denial of basic rights, practices of violating human dignity, इन चीजों को आप लोकल कस्टम कह के जस्टिफाई नहीं कर सकते। एक एथिकल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कल्चरली सेंसिटिव होना चाहिए, नो डाउट, बट मॉरली ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आइडियल अप्रोच क्या होगी कि आप कल्चर को रिस्पेक्ट करो, बट तब नहीं जब वो कल्चर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को वायलेट कर रहा हो। सो दिस इज द कीवर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। आपको केस स्टडी में भी अगर इस तरह का कुछ आता है तो आप सबसे ऊपर वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को रखेंगे, एंड उसको फिर आप कल्चरली जो उनके ट्रेडिशन है उससे बैलेंस करके अपना आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे दिस बैलेंसेस एथिकल रिलेटिविज्म विद कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम देखते हैं एथिकल रिलेटिविज्म और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनके बीच में क्या कनेक्शन है। ओके, तो बेसिक आइडिया क्या है, इंडिया अलाउज डाइवर्सिटी, बट डाइवर्सिटी की कुछ लिमिट है। आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है, इंडिया एक्सेप्ट्स कल्चरल डिफरेंसेस, यानी कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, हमको पता है, बहुत सारे ट्राइब्स हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, कम्युनिटीज हैं, ट्रेडिशंस हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों को फ्रीडम देता है कि वो अपना रिलीजन, कल्चर या अपनी वे ऑफ लाइफ को फॉलो कर सके। हमको भी पता है, पॉलिटी में पढ़ा है, आर्टिकल 25 जो है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमको प्रोवाइड करता है। बट ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है इस पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, और कुछ और फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी। ये सब आप रिलीजन के बेसिस पे किसी को इंफीरियर नहीं मान सकते, राइट टू इक्वालिटी आ जाता है वहां पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलाउ करता है स्टेट मशीनरी को कि वो सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म के लिए लॉज बना सके, यानी कि जो आउटडेटेड प्रैक्टिसेस हैं, बेशक आप उनको ये मानते हो कि ये तो हमारी कल्चरल प्रैक्टिस है या तो ये हमारे रिलीजन का अभिन्न अंग है, बट स्टिल अगर वो किसी के राइट्स को वायलेट कर रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर देता है कि आप लॉ बना के, सोशल वेलफेयर के लॉ बना के, रिफॉर्म के लॉ बना के आप उस प्रैक्टिस को खत्म कर सकते हो। जैसे कि अनटचेबिलिटी, इट यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, या सोसाइटी का जो मतलब लोग मानते थे कि भाई ये हमारे कल्चर का पार्ट है, एंड दिस एंड दैट, बट उसको अबॉलिश किया गया। तो डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग आर जनरली अलाउड, बट डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड। दूसरा है, ट्रेडिशन इज नॉट ऑटोमेटिकली राइट। यहाँ पे एथिकल रिलेटिविज्म जो है इट मीट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कैसे? एथिकल रिलेटिविज्म कहता है कि सही और गलत जो है ना वो कम्युनिटी पर डिपेंड करता है, और अलग अलग कम्युनिटीज में इसकी अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है। बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहती है कि किसी भी कम्युनिटी की जो प्रैक्टिस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और वैल्यूज को ओवरराइड नहीं कर सकती किसी भी हालत में। सुप्रीम कोर्ट का भी बार बार कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है ना वो प्लूरलिस्टिक और इंक्लूसिव सोसाइटी को प्रोटेक्ट करती है, और वो प्रिवेंट करती है कि आपकी जो सोशल मोरालिटी, यानी जिस चीज को आप सोशली मॉरल समझते हो, वो किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना करे, ओवरराइड ना करे। अगेन एग्जांपल, अनटचेबिलिटी। ओके, अनटचेबिलिटी पहले मे बी इट वाज कंसिडर्ड सोशली मॉरल, बट क्योंकि वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही थी तो उसको अबॉलिश कर दिया गया। ओके, देन नेक्स्ट है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक कम्युनिटी है, उसकी एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस है कि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो एक रिलेटिविस्ट जो है वो
हो सकता है यहाँ पे कह दे कि भाई ये इनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है तो हमको इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ओके। बट कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच जो है वो यहाँ पे कहेगी कि क्या ये प्रैक्टिस जो है ये इक्वालिटी को, डिग्निटी को और फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है। अगर ये कर रही है तो हम आपकी ये जो जस्टिफिकेशन है इसको नहीं मानेंगे। एंड दैट इज वाई अनटचेबिलिटी जैसी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको हम ये कह के डिफेंड नहीं कर सकते कि भाई ये तो हमारी ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। ठीक है। देन नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस सोशल मोरालिटी। तो इसको इस तरह से सोचो, सोशल मोरालिटी हुई कि जो सोसाइटी जिस चीज को कॉमनली सही या गलत समझती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हुई जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स से कंसिस्टेंस है, यानी कि लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी, फ्रेटर्निटी, फंडामेंटल राइट्स, इस तरह की चीजें। तो कई बार इन दोनों में लड़ाई हो जाती है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक सोसाइटी जो है एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी ग्रुप को, एलजीबीटी है मान लो, उनको स्ट्रांगली डिसअप्रूव करती है। एक और बात है, ट्रेडिशनल जो इंडियन सोसाइटी थी, ओके, जो हमारी हिंदू सोसाइटी थी, उसमें एलजीबीटीज को मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता था। इट ओनली स्टार्टेड हैपनिंग आफ्टर ब्रिटिश केम टू इंडिया, और उन्होंने ब्रिटिश लॉज लगाए। और ब्रिटिश लॉज जो हैं दे आर रूटेड इन क्रिश्चियनिटी विच सेज कि भाई ये जो होमोसेक्सुअलिटी है इट इज नॉट मॉरल। तो अभी तक हम वही लॉज फॉलो कर रहे थे जिसको कि नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट था उससे ओवरटर्न कर दिया गया। ओके। तो अब जो सोसाइटी थी वो एक माइनॉरिटी ग्रुप लगा लो, मतलब इंडिया में इसको लीगली तो माइनॉरिटी नहीं मानते बट स्टिल एलजीबीटी क्यू जो ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिसअप्रूवल। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्ट बिकॉज मेजोरिटी जो इस देश की है वो मानती, वो इनको नहीं सपोर्ट करती, दैट डजंट मीन कि मेजोरिटी की जो व्यू है वो मॉरल है। इट इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी, फ्रेटर्निटी, फंडामेंटल राइट्स। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको उठा के ओवरटर्न कर दिया और वो जो लॉ था उसको भी नल एंड वॉइड कर दिया। तो इंडिया अलाउज डाइवर्सिटी बट डाइवर्सिटी की कुछ लिमिट्स हैं। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इट परमिट्स कल्चरल फ्रीडम बट ओनली विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड फंडामेंटल राइट्स। यानी कि आपको कल्चरल फ्रीडम है जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और फंडामेंटल राइट्स के दायरे में रह के अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हो। जैसे ही आप दूसरे के कल्चर पे, दूसरे के राइट्स पे एनक्रोच करोगे, आपकी कल्चरल फ्रीडम वहां पे करटेल की जा सकती है। ओके। देन फिफ्थ है व्हाट डज दिस मीन फॉर अ सिविल सर्वेंट, यानी सिविल सर्वेंट के लिए इसका क्या मतलब हुआ। तो उसको ना 3 स्टेप्स लेने चाहिए। सबसे पहले आप एक कम्युनिटी की जो कल्चरल प्रैक्टिस है उसको समझिए, अंडरस्टैंड। फिर दूसरा जो स्टेप है उनके लेजिटिमेट कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी जो है आप उसको रिस्पेक्ट कीजिए, नो प्रॉब्लम वहां पे। आप इन प्रैक्टिसेस को इवेल्युएट कीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट। ओके, कि क्या ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्टैंडर्ड्स हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फंडामेंटल राइट्स, इन सब के साथ कंसिस्टेंट है। अगर वो वायलेट नहीं करते हैं इनका जो कल्चर है कोई भी, तो उसको अकोमोडेट कीजिए जहां तक पॉसिबल हो। बट अगर वो वायलेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रधान है जी। ओके। तो इजीएस्ट कैसे याद रखोगे, कल्चरल डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करो बट कभी भी किसी की कल्चरल डाइवर्सिटी को आप जस्टिफिकेशन मत बनने दो कि वो दूसरों के साथ इनजस्टिस करे। ओके। और यही जो बैलेंस है एथिकल रिलेटिविज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, ये आप अपने आंसर राइटिंग में या अपने इसमें ध्यान में रख के चलोगे। तो बैलेंस्ड पाथ आपको लेना है जिसको हम कहते हैं मध्यम मार्ग, जैसे महात्मा बुद्ध ने बताया था। ओके, कि ना तो प्योर एथिकल रिलेटिविज्म ही सही होगा और ना ही प्योर एथिकल यूनिवर्सलिज्म या एब्सोल्यूटिज्म होगा, वो सही होगा रियल लाइफ में। आपको इन एक्सट्रीम्स को अवॉइड करके एक मिडल पाथ लेना है। ठीक है। तो प्योर रिलेटिविज्म में क्या होगा कि भाई मॉरल कंफ्यूजन होगी आपको कि सबकी अलग अलग मोरालिटी है। आप कंडेम नहीं कर पाएंगे सीरियस इविल्स को कि भाई कोई सोसाइटी जो है वो जेनोसाइड को सपोर्ट कर रही है, कोई स्लेवरी को सपोर्ट कर रही है। बट ये कह दोगे ना, हाँ इनके लिए ठीक है, इनके लिए ठीक है, ऐसे तो नहीं कह सकते ना। या तो इससे सोशल एनार्की क्रिएट हो जाएगी।
और इससे मॉरल प्रोग्रेस जो है ओवरऑल सोसाइटी की वो भी डिफिकल्ट हो जाएगी कि सब कहेंगे भाई मेरी रास्ता सही है, मेरा रास्ता सही है, तुम्हारा गलत है, तुम बेकार हो। ओके, तो ये आप प्योर रिलेटिविज्म नहीं फॉलो कर सकते। सिमिलरली आप प्योर यूनिवर्सलिज्म या प्योर एब्सोल्यूटिज्म भी नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि भाई ये बहुत रिजिड होता है, रियल लाइफ सिचुएशंस को ये इग्नोर करता है। रूल है तो रूल है, फॉलो करना पड़ेगा चाहे मर जाओ। ऐसे तो नहीं होता ना, कल्चरल डाइवर्सिटी को ये नहीं रिस्पेक्ट करता कि भाई सेम रूल सबके ऊपर लगाओगे तो डाइवर्सिटी का क्या मतलब हुआ फिर। और चेंजिंग टाइम्स के साथ रूल्स चेंज करने पड़ते हैं, बट जब एक रूल सब पे अप्लाई हो रहा हो तो उसको चेंज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि इट कैन बिकम इनटॉलरेंट एंड कल्चरली इंपेरियलिस्ट। कल्चरली इंपेरियलिस्ट मतलब एक का कल्चर दूसरे पे इम्पोज करना। तो बेस्ट अप्रोच क्या है? मॉडरेट यूनिवर्सलिज्म, सॉफ्ट एब्सोल्यूटिज्म या प्रिंसिपल्ड प्लूरलिज्म। तो आप जो ह्यूमन राइट्स या डिग्निटी हैं उनको कोर बना के चलिए, उसके साथ आप कंपैशन, जस्टिस और विजडम को कंबाइन करिए, और इनके एप्लीकेशन में आप फ्लेक्सिबल रहिए बट नॉट इन प्रिंसिपल्स। तो जो आपका मिडल पाथ है वो होगा प्रिंसिपल्ड कन्विक्शन एंड कंपैशनेट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी जो है, ये आपकी कन्विक्शन है, इसको आपको सबसे ऊपर रखना है। दूसरों की ट्रेडिशंस को समझो, बट जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको ऊपर रखो। अगर कोई वॉयलेट कर रहा है तो वहां पे यू चेंज इट, या फिर यू वर्क ऑन चेंजिंग इट, और अगर वो वॉयलेट नहीं कर रहा है तो यू अकोमोडेट एज फार एज पॉसिबल। तो एथिक्स इज नॉट अबाउट चूजिंग बिटवीन रिलेटिविज्म एंड एब्सोल्यूटिज्म, इट इज अबाउट विजडम टू नो व्हेन टू स्टैंड फर्म, कि कब आपको एक स्टैंड लेना है, कब आपको कड़ा रुख लेना है, और कब आपको कंपैशनेट होना है, दूसरों की जो ट्रेडिशंस है उनकी रिस्पेक्ट करनी है। Okay, so that is the middle path for a civil servant. अब हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे ये तीन पार्ट, इसके टेम्पोरल रिलेटिविज्म, स्पेशियल रिलेटिविज्म और सिचुएशनल रिलेटिविज्म, के ये क्या क्या होते हैं। लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट टेलीग्राम को बैन कर दे तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर लेना। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगा। एंड यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य, माय नेम इज राव अनूप सिंह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन आइकन दबा दो। ये है आज का मोटिवेशन। हैव अ ग्रेट डे।